हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा अब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल, यानी कि कैसे थ्रेट होता है एक कंट्री को एक्सटर्नली, मतलब दूसरी कंट्री से। बट आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल, कि किस तरीके के थ्रेट्स होते हैं एक कंट्री के अंदर ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो मोस्टली जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा डर नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है कि हम पावरफुल तो हैं, हमारी गवर्नमेंट अगर ठीक चल रही है तो हम इंटरनली अपने जो मैटर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इंटरनली हम एक अपनी कंट्री को सिक्योर रख सकते हैं। हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशंस पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो कंट्रीज थी उनके लिए इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी। और 1945 के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, यूएस और जो सोवियत यूनियन था उनको लगता था कि हमारी जो कंट्रीज़ है वो इंटरनली बिल्कुल सिक्योर हैं, बिकॉज वी आर द सुपर पावर्स। और उनके अलावा भी जो मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनको भी ज़्यादा डर नहीं था कि क्योंकि उन्होंने कभी फेस नहीं की थी कि उनकी कंट्री में इंटरनली गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कम्युनिटी या कोई भी मतलब वायलेंस की सिचुएशन आई हो, तो उनको डर नहीं था कि इंटरनली हमें कोई थ्रेट है किसी भी चीज़ से। तो इसी वजह से इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा फोकस किया एक्सटर्नल थ्रेट्स पर। तो अब क्वेश्चन आता है किस तरीके के एक्सटर्नल थ्रेट्स से कंट्रीज़ फेस कर रही थी। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स थे कि जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था और दो सुपर पावर्स यूएस और सोवियत यूनियन बिल्कुल ही एक हॉट वॉर की वर्ज पर थी। इन दोनों ने अलाइंसेस भी बनाए थे। यूएस ने वेस्टर्न अलाइंस बनाई थी और सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न अलाइंस बनाई थी, जिससे कि उनको इंटरनली थ्रेट नहीं था, एक्सटर्नली एक दूसरे की कंट्रीज और एक दूसरे के अलाइंसेस से थ्रेट था। तो मतलब कि दोनों ही अलाइंसेस को मिलिट्री थ्रेट था एक दूसरे की अलाइंसेस और एक दूसरे की कंट्रीज से। और उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी थी जिनकी कॉलोनीज़ थी साउथ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में। जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो उन कॉलोनीज़ में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और लोगों ने डिमांड की इंडिपेंडेंस की, जिसकी वजह से कुछ वॉर्स भी हुई हैं। तो हमें अपने चैप्टर में दो वॉर्स को ही याद रखना है। 1950s में फ्रेंच फाइटिंग वियतनाम एंड द ब्रिटिश फाइटिंग केन्या इन 1950s एंड इन अर्ली 1960s। जैसे कि अलग अलग कॉलोनीज़ 1940s में इंडिपेंडेंट होती गई, तो जो उनका कंसर्न था सिक्योरिटी का वो यूरोपियन से कहीं ना कहीं सिमिलर था। यूरोपियन पावर्स की तरह ही बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने कोल्ड वॉर में अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उनको डर होने लगा कि हमने कोल्ड वॉर में अलायंसेस तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अगर ये वॉर हॉट वॉर में चेंज हो गई तो हमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जिन्होंने दूसरी अलायंसेस को ज्वाइन कर रखा होगा उनके साथ फाइट करना पड़ेगा, जिससे कि जो हॉस्टिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि जो सुपर पावर्स थी उनका तो नुकसान होगा, बट जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जिनके इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउनग्रेडेड थी और अंडर डेवलप्ड थी, तो उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो इन कंट्रीज़ को ये भी डर होने लगा। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जितनी भी वॉर्स हुई उनमें से 1/3 जो पार्ट था वो सारी की सारी वॉर्स कोल्ड वॉर की वजह से हुई थी। और मोस्टली ये जो वॉर्स थी ये थर्ड वर्ल्ड में लड़ी गई थी, यानी कि थर्ड वर्ल्ड में वो कंट्रीज़ थी जो लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका और एशिया में आती हैं, जिनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थी। जैसे कि यूरोपियन पावर्स को डर था कि उनकी कॉलोनीज में वायलेंस ना हो जाए, वैसे ही कॉलोनी के जो लोग थे उनको ये डर था कि दोबारा से यूरोपियन पावर्स आकर हम पर अटैक ना कर दे और हम पर कब्जा ना कर ले। उसकी वजह से उन लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना था एक इम्पेरियल वॉर के लिए। जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे यूरोपियन कंट्रीज़ के और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के, वो दो अलग अलग रीजंस की वजह से डिफरेंट थे। तो पहला तो ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो अपनी नेबरिंग कंट्री से ही मिलिट्री अटैक्स को फेस कर रही थी। और सेकेंड रीज़न था कि उनको जो इंटरनल मिलिट्री अटैक था उसका भी कहीं ना कहीं डर था। जैसे कि पाकिस्तान 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे। उसके बाद
डेमोक्रेसी तो वहाँ पर ला दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर मिलिट्री कूप्स हुए, तो मतलब इंटरनली भी मिलिट्री से कहीं ना कहीं डर था। तो ये ऐसी कंट्रीज थी जिनको अपने बॉर्डर्स के आउटसाइड यानी एक्सटर्नली तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, थ्रेट्स थे, बट जो इंटरनली थ्रेट्स जो थे इनके वो और भी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट्स। और बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो थी उनको यूएस और सोवियत यूनियन से ज़्यादा अपने नेबरिंग कंट्री से डर लगने लगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड ही ऐसा चल रहा था कि अगर मिलिट्री अटैक होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो नुकसान दोनों साइड होगा और कोई ना कोई कंट्री जीतेगी और दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लेगी। क्योंकि बॉर्डर्स पर कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इंटरनल भी कन्फ्लिक्ट्स थे इन कंट्रीज़ को, इनके लिए अपने लोगों को ही कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये सभी चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे जो कि यूरोपियन पावर्स फेस नहीं कर रही थी। इंटरनली ये भी डर था कि कुछ सेपरेटिस्ट थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो डिमांड कर रहे थे कि अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, मतलब एक कंट्री में से अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को बना दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, इंडिया में से पाकिस्तान को अलग किया गया था सेपरेटिस्ट की वजह से। और कभी कभी जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स थे वो मर्ज भी हो जाते थे, वो एक साथ मिल जाते थे। अब वो कैसे होता था, कोई भी नेबरिंग कंट्री थी वो क्या करती थी, एक कंट्री के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, आग लगा देती थी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करती थी, उनको उकसा देती थी कि तुम मतलब सेपरेट होने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। और वही कंट्री किसी और कंट्री के साथ उन दोनों कंट्रीज़ को आपस में भिड़वा भी देती थी, जिससे कि मतलब उनके एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हो जाए, मिलिट्री अटैक्स भी हों, और इंटरनली भी वो कंट्री वीक हो जाए, क्योंकि वहाँ के अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंट्री वीक हो जाएगी और वॉर हार जाएगी। और अब अराउंड 95% वॉर्स जो होती हैं वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही शुरू होती हैं। 1946 से लेकर 1991 यानी कोल्ड वॉर ख़त्म होने तक जो नंबर था सिविल वॉर्स का वो 12 फोल्ड में राइज हुआ था, जिसको एक बहुत ही ग्रेट जंप माना जाता है इन 200 ईयर्स, यानी कि 200 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 200 साल बाद एक ऐसी वॉर्स, ऐसे सिविल वॉर्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज़ में देखे गए थे। सो अब तक जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो न्यू स्टेट्स अभी बनी हैं, उनके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों ही मैटर करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हो सकता है इंटरनल थ्रेट्स ज़्यादा मैटर ना करते हों, एक्सटर्नल मैटर करते हों, बट जो न्यू स्टेट्स हैं उनके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही थ्रेट्स मैटर करते हैं। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।